आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। जातीय आंकड़ों से अब आगे क्या, आगे की बात अब होनी चाहिए और यही बात सभी लोग कह रहे हैं। मुख्य है और सबसे बड़ी बात कि क्या परसेंटेज है आपका, बिहार में स्थान क्या है, कितने नंबर से, क्या परसेंटेज, क्या ताकत है, का फायदा आपके विकास को लेकर के होगा जो कहा जा रहा है। आज की इस डिबेट में शक्ति यादव मुख्य प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ होंगे और असिता तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से होंगे। एनके चौधरी साहब की गाड़ी फंस गई है इसलिए वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि उत्साह है। जैसे ही ये रिपोर्ट आई उत्साह चरम पर हो गया और हो सकता है कि वो भीड़ जो है राजधानी पटना की सड़कों पर नजर आ रही होगी और एनके चौधरी साहब फंस गए। जिस समय मिलेंगे तो अर्थशास्त्र का पता चलेगा और ये भी जानने की कोशिश करें कि भाई गाड़ी तो चलिए फंस गई लेकिन अब जो विकास है वो नहीं फंसना चाहिए। हमारे साथ सभी लोग मौजूद हैं और जरूरी है कि एक एक कर इनसे सवाल ले लिया जाए, बातचीत कर ली जाए। हमारे साथ मनोज शर्मा है, सबसे पहले उन्हीं से पूछते हैं। मनोज शर्मा जी, कैसा लग रहा है, क्या फील है? जी हाँ, बिल्कुल। काफी दिनों से ये चीर परिचित डिमांड थी बिहार के सभी दलों की और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी जब एनडीए सरकार में थी तो जो कैबिनेट में इसकी स्वीकृति मिली थी जातीय जनगणना करने के लिए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे और इन हार के दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार इस जातीय सर्वे रिपोर्ट को प्रकाशित करने की मांग कर रहे थे। ये काफी दिनों से चीर परिचित थी, लेकिन निराशा एक चीज की लगी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि ये जातीय गणना के साथ में उन जातियों का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाए जो कि अभी तक नहीं आया है। तो हमारी मांग पुनः अभी कायम है कि आप अगर कल नीतीश कुमार जी कभी 9 दल को, और सबसे एक हमारी आपत्ति और है कि बिहार में 9 दल ही क्यों, क्या जिस दल के विधायक हो उसी दलों की मान्यता मिलेगी? क्या कई वीआईपी दल है, राष्ट्रीय लोक जनता दल है, लोजपा है, लोजपा की दो गुट है और भी कई ऐसे दल हैं, तो उन दलों को क्यों नहीं? केवल 9 दल जिसके विधायक हो उनको ही लेके क्यों आप बात कीजिएगा? तो मेरा यह कहना है कि कल अगर नीतीश कुमार जी सभी दलों के साथ में बात कर रहे हैं तो बाकी दलों को भी जोड़े और साथ में यह भी प्रकट करे कि इसकी सामाजिक, आर्थिक और जो भी स्थिति है इन जातियों की, उसकी क्या स्थिति है आज के दिनों में। तो मेरी हमारे शर्मा जी, ये डिमांड है लेकिन आपने कभी खोलकर कहा नहीं। बीच बीच में बड़ा ही आपके प्रवक्ता आते थे तो कभी पक्ष में, कभी वो असमंजस की स्थिति में ऐसा होता था। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो बराबर इसके साथ रहे, अब कुछ और डिमांड है। आप आज माननीय नीतीश कुमार जी का ट्वीट को देखिए तो उन्होंने इस ट्वीट में क्या लिखा है कि दिनांक 2/6/2022 को मंत्रिपरिषद ने इसका स्वीकृति दी। आखिर ये तिथि लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? ठीक है, एक मिनट। शक्ति यादव, बहुत असमंजस की स्थिति है भाई, अभी भी बहुत सारी डिमांड है, उसको पूरा करना होगा। सामाजिक और आर्थिक दोनों ताने बाने को मजबूती देने के लिए आप लोगों ने इसे कराया। इस पे कई आवाज भी उठी, खासकर इंप्लीमेंटेशन पर तो अब आगे आके बात होगी, लेकिन गणना कराने पर भी कितना विवाद हुआ था ये हमें याद है। शक्ति जी। विवेक जी, बिल्कुल सत्य का प्रकटीकरण होना चाहिए स्वाभाविक तौर पर। यह सच है, कैबिनेट की जो बैठक में जो हुआ उस समय सरकार की, लेकिन जानना पड़ेगा ना कि दिल्ली तक जाने का और हमने यात्रा करने का उप मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं उसमें नेता प्रतिपक्ष थे। कहा कि अगर बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी जाति गणना के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं तो हम दिल्ली तक जाएंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ये बात सहमति बनी और विधानसभा में प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी जी ने दिया। हमारा उद्देश्य सिर्फ जाति को गिनना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इसमें यह भी निहित है कि जो शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित है, अंतिम पंक्तियों में है, उनको आप कैसे सशक्त और मजबूत करेंगे, योजना का आकार तय करेंगे ताकि उनके लिए बजटरी प्रोविजन हो और सशक्त हो। ये बात हमने कभी आपत्ति दर्ज नहीं की कि अगले जातियों को अगर आरक्षण मिला, जिनकी आबादी 14 है, 10 मिला आरक्षण, तो हमने आपत्ति नहीं की। हमको ठीक है, हम तो यही कहते कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको उतना मिले भागीदारी। यह एक दिन का पहल नहीं है। आज का दिन गांधी जी का जयंती के दिन आज जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। ऐतिहासिक क्षण निश्चित तौर पर इतिहास के पन्नों में कैद होगी और ये कोई एक दिन का संघर्ष का प्रतिफल नहीं है। मुझे याद है, आपको भी याद होगा आदरणीय लालू प्रसाद जी, आज हमारे बीच में मुलायम सिंह जी नहीं है आदरणीय शरद जी, जिन लोगों ने
पूरे तौर पर जाति जनगणना को लेकर के पार्लियामेंट में एक बड़ी आवाज उठाई नहीं थी। पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर जबरदस्त आवाज के बाद भी तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब ने बातों को माना और 5,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ। एक सबसे महत्वपूर्ण बात सबको जाननी चाहिए कि 2014 में मरहूम वित्त मंत्री जेटली जी ने जो सार्वजनिक किया था शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियां, तो देश की हालात को देख करके एक बार रोंगटे जरूर खड़े हो गए थे कि देश में 51% लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, 13% लोग ऐसे हैं जिनको एक कमरा रहने की नसीब नहीं है, जो भीख मांग के खाते हैं, 23% युवा युवती उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करते। लेकिन एक सवाल शक्ति यादव जी ये आ रहा है, लालू जी 15 साल, नीतीश बाबू 18 साल, तब भी कुछ हो नहीं पाया, और अब जब ये आंकड़े आ गए हैं तो क्या है, इसका हिसाब किताब कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, जरा ये बताएं, क्योंकि अब आगे बढ़ने पर बात हो रही है। बिल्कुल, और मैं फिर दोहरा देता हूं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लगातार कहा कि जाति गणना जब तक नहीं होगी, एक बार फुल डायग्नोसिस होना चाहिए, देश के सब कुछ की गणना हो गई तो शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियां का अवलोकन होगा, उसके आधार पर बजट जब हम कायम करेंगे तो उनके सशक्तिकरण में एक बड़ी भूमिका होगी। और यूं ही जिस तरह से सर्टेन लोग सत्ता के संसाधनों का उपभोग करते हैं, तो न्याय संगत जब हम न्याय नहीं देंगे उन वर्गों को, उन चाहे वो किसी जाति को, हर जाति में गरीबी लाचारी बेबसी है। हाँ। हमारा कोई एक सर्टेन कास्ट को लेकर के नहीं है, लेकिन जरा कल्पना करिए कि जब आप जितनी आबादी होने के बावजूद भी अधिकांश संसाधनों का उपभोग करने के लिए आगे आप जिस तरह से बढ़कर करके है तो वह मचाते हैं, तो जो हाशिए पर हैं उनका क्या होगा? मनोज शर्मा, तो सवाल इसको लेकर मनोज शर्मा, और ये हमारा उद्देश्य। बिल्कुल बिल्कुल हमारा ये कहना है। देखिए कि आपने कहा कि अरुण जेटली जी ने जो 2011 का सर्वेक्षण को 2014 में पेश किया और कहा कि 51% आपको दिहाड़ी मजदूर है, खड़ा होता है कि क्या बिहार में जो 214 जातियां हैं, ये अध्ययन क्या किया गया है कि इन 200 जातियां में कितनी जाति, क्या ये अध्ययन किया गया है कि ये 214 जातियां में कितनी ऐसे परिवार हैं जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला? क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर बिहार में आज तक 1 लाख सरकारी नौकरियां दी गई तो वो कितनी जातों में सिमट के रह गई? अन्य कितनी जातियों को आज तक कोई जवाब दीजिए। एक मिनट रुकिए मनोज भाई, रुकिए। देखिए 90 सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के, 3 हैं एबीसी वर्ग से आने वाले। क्या नाइंसाफी है? किस इंसाफ की बात करते हैं? उसी इंसाफ की लड़ाई हम लड़ना चाह रहे हैं, और उसी इंसाफ को लेकर करके हम इन आंदोलनों को, इन संघर्षों को लगातार करते रहे, जिसका आज बिहार की सरकार में आदरणीय तेजस्वी जी, नीतीश जी, लालू जी, सब लोगों ने एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और मैं डंके की चोट पे एक बात कह रहे थे, रोहिणी कमीशन क्यों चुप हो गए? इसीलिए कि आपको पता है कि, लेकिन हम तो डंके की चोट पर इन चीजों को लागू कर रहे हैं। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री चार सवाल मनोज जी ने किया, उस 4 सवाल का एक-एक करके उत्तर दीजिए ना। कि जो कह रहे हैं कि हम साथ में थे तो दिल्ली में जाकर के विरोध क्यों कर दिए? सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोल सकते हैं, सरकारी वकील क्यों कर दिया? पटना 2011 में इनके यूपीए की सरकार ने उस समय की ये जातीय गणना की थी, तो आखिर 2014 तक इन लोगों ने क्यों नहीं प्रकाशित की? 2014 तक अगर प्रकाशित कर दी जाती तो आज ये नवतियों में सभी राज्यों में अलग जातियां आएंगी। बिहार के लोग क्लब करने के लिए देश भर में जाति गणना, सवाल वही है के लिए सारी सत्ता की भागीदारी। मेवा कोई और खा जाएगा, लेकिन इस बीच में कांग्रेस का क्या है स्टैंड, उसके बाद हम नवल जी के पास चलेंगे। कांग्रेस से भी पूछ रही है, जानना चाह रही है कि क्या किया 15 साल 18 साल। सबसे पहला तो ये कि बागडोर किसके वाला फॉर्मूला था, यहां नीतीश कुमार अपने काम में सफल होते नजर आते हैं, लेकिन आगे क्या? आशीष जी। विवेक जी, 14 वर्षों तक भाजपा बिहार के सरकार में रही, हर तबके तक पहुंच रहा है, और जैसे ही सत्ता में गई, आप ही की स्टूडियो में आके अब भाजपा कह रही है कि हमें यह देखना है किस किस तबके तक विकास नहीं पहुंचा, उसका विकास क्यों नहीं हो पाया इस गणना से, अब कैसे कर लेंगे? भाई बात ही समझ में नहीं आ रही है। अभी कुछ दिन पहले तक तो आप लोग विकास की इतनी गंगा बहा दिए थे कि सारे लोग सोने के पलंग पर सो रहे थे, और अब अचानक आपको समाज में बड़ी गरीबी और पिछड़ापन दिखने लगा। मतलब आप सत्ता में रहते हैं तो सब जगह आपको स्वर्ण मृग दिखाई देता है, और जैसे ही जनता सत्ता से धकिया देती है आपको सब जगह दलदल दिखने लगता है कमल का।
इतनी फिक्र है तो पिछले 9 वर्षों में एक काम बताइए, मोदी सरकार है ना पिछले 9 वर्षों में केंद्र में, जो उस अंतिम तबके के लिए आपने कर दिया हो, तब कोई चिंता नहीं है आपको। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आनी है, इस रिपोर्ट के बाद अब आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आनी है, और उस रिपोर्ट के बाद सही मायने में बात समझ में आएगी कि किस क्लास तक, किस हद तक डेवलपमेंट पहुंचा और वो किस हद तक आगे बढ़ पाया। यह भी देखा जाएगा कि आखिर कोई खास समाज उस विकास के क्रम में पीछे छूटा तो क्यों छूटा, अगर वो शिक्षा की वजह से छूटा तो वही समाज क्यों शिक्षा से वंचित रहा। तो ये सारा अध्ययन जब किया गया तो अब भाजपा के पेट में दर्द है। 14 वर्षों तक आप सरकार में थे, कभी ये दिमाग में नहीं आया कि जरा अंतिम आदमी के लिए हम कुछ काम कर ले। 9 वर्षों तक केंद्र में आपकी सरकार चल रही है, 9 वर्षों से, तब ये दिमाग में नहीं आया, और जब कोई कुछ करने लगा तो बड़ी मरोड़ आपको क्यों हो रही है, इसका जवाब दीजिए। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि जो जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि आगे भी ये आंकड़े प्रस्तुत करेंगे, तो हमारा सिर्फ हाथ इनसे नम्र निवेदन ये है कि ये आंकड़ा प्रस्तुत करे कि बिहार में कितनी संख्या परिवारों की है जो आरक्षण की श्रेणी में आती है और कितने परिवारों को आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। अगर सही मायने में बिहार की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के सहमति से, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों की सहमति से जो ये सर्वे किया है, उसमें निश्चित तौर पे ये आंकड़े आने चाहिए कि बिहार में 10 करोड़ आरक्षित वर्ग के लोगों की परिवार है, या 1 करोड़ परिवार है, या 5 करोड़ परिवार है, और इसमें से इतने परिवारों को आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, तब सही मायने में ये माना जाएगा। और दूसरी बात एक मिनट जवाब करके लेते लालू यादव की पार्टी। हाँ आशीष जी, पिछले 14 वर्षों में ये काम इन्होंने क्यों नहीं करवाया? 9 वर्षों से केंद्र में है, ये तो पूरे देश में हो जाता। मोदी जी खाली फोटो खिंचवाएंगे सूट पहन के, और काम क्या ये आंकड़े देंगे? मेरा सवाल ये है। नहीं, आप 14 वर्षों तक बिहार में रहे ना, क्यों नहीं करवाया? कि अभी सर्वे अभी हुआ है ना, आपको सर्वे को अभी हुआ है, आपको किसने रोका? अभी सर्वे के बाद की बात कर रहे हैं, रोका था सर्वे की बात केंद्र सरकार को तो पूरा कानून बात से पीछे नहीं जाने का मुद्दे की बात में आए। क्यों नहीं? मेरा सवाल है उसका जवाब दे। आपने क्यों नहीं किया? और अगर नहीं दे सकते हैं तो कल अपने सूट नेता से बात करके इसका जवाब दे। सूट पहन के फोटो इस पर जवाब दे, काम कर देते, यही आज बात कर रही है पाते वो कि हाँ 10 वर्ष के शासन में एक काम हमने किया, यही करवा लेते विवेक जी। हाँ ठीक है, एक 30 सेकंड कमेंट शक्ति यादव। विवेक जी चिल्ला करके कह रहे हैं, जोर दे के कह रहे हैं, 9 वर्षों में जो बेरोजगारी का आलम, आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा उन लोगों को जिन युवाओं को रोजगार से वंचित होना पड़ा? आज तो रोजगार के अवसर बिहार में खुल करके उनको रोजगार का अवसर ही नहीं दिया है। नौकरियां देने के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं और कमिटमेंट को लागू कर रहे हैं, लगातार बहालियां निकल रही है। लेकिन देश के अंदर में सबसे बड़ा नियोक्ता जो रेलवे है, वहां तो आपने तो नियुक्ति बंद कर दिया, प्राइवेट में आपने आरक्षण खा लिया, तो आखिर जो आरक्षित वर्ग थे उनको तो आपने लूट लिया। तो आज जो हालात देश के अंदर में आपने खराब किया है, इसके लिए 9 वर्षों की शासनकाल है, और पूरे निकाल करके देखिए आंकड़े भारत सरकार के अंदर में अभी तक 9 वर्षों में कितनी नियुक्तियां की और कितनी नियुक्तियां छीन ली इन्होंने। जितनी नियुक्तियां छीनी है उससे 25% भी नियुक्तियां देश के अंदर में आरक्षण को खाने में आपने लगातार किया है। इस आंकड़े है, कहिए तो मैं आंकड़े आपको सार्वजनिक करता हूं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मैं देता हूं और वो आंकड़ों को देता हूं आपके सामने। अब चिल्ला के बात नहीं करते हैं, बड़ा शांति से बात करते हैं। अब ये मुझे मेरा प्रश्न क्या है, मेरे प्रश्न से क्यों भटक किए जा रहे हैं 9 वर्षों में सूट बूट पे और किस पे जा रहे हैं? सूट बूट पर गए नहीं, मैं आशीष तिवारी जी का वो आपका बात कर रहा हूं, मैं बेरोजगारी का आलम। मेरा एक सिंपल, हमारी पार्टी की एक सिंपल चिंता है बिहार के अंदर में, कि बिहार के अंदर में आरक्षण SC ST वर्ग के लिए आजादी के बाद से आई। 1990 के बाद में मंडल कमीशन का आरक्षण आया। उसके माननीय हम लोग का जब NDA की सरकार बनी तो हम लोगों ने अति पिछड़े का आरक्षण का प्रावधान किया। अब इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर बिहार में 1 करोड़, मैं मान के चलता हूं कि आरक्षित वर्ग वाले हमारे परिवार हैं, तो उस 1 करोड़ परिवार में से कितने परिवार को आरक्षण का लाभ मिला है, ये बताए बिहार सरकार। अगर वो सही मायने पे भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप, हमारी मांग के अनुरूप अगर वो इस सर्वे को की है, तो मुझे ये आंकड़ा चाहिए, बिहार की जनता को ये आंकड़ा चाहिए
कि वो बताए कि भाई जरा देख लेते हैं। नवल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवल जी आप नहीं आ पाए स्टूडियो, लेकिन इतना जरूर है कि आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा था कि आज जब ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, पता चला है कि कौन कितना है, उसकी ताकत क्या है, संख्या क्या है, तो ऐसी स्थिति में इस पूरे आंकड़े को कैसे देख रहे हैं? हालांकि आर्थिक वाली बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन ये बताइए कि इसमें नफा नुकसान और आगे इसका भविष्य क्या देख पा रहे हैं? देखिए, अभी जो आंकड़े जारी हुए हैं वो बिहार में प्रोफाइल पर रोशनी डालता है जी। और कास्ट प्रोफाइल बाय एंड लार्ज मोटे तौर से जो पहले से जानकारी हमें है सोशल साइंस को, उससे बहुत भिन्न नहीं है। कास्ट और रिलीजियस प्रोफाइल बाय एंड लार्ज वही है, इसकी जानकारी हमारे पास पहले से है। फिर भी ये जो नए आंकड़े आए हैं तो आर्थिक रूप से वैज्ञानिक आंकड़े हैं और मैं मानता हूं कि वैज्ञानिक ढंग से ये कंडक्ट किया गया है, तो स्वाभाविक रूप है कि हम दावा कर सकते हैं कि जो आज हम निर्णय लेंगे नीतिगत, वो अभी लेटेस्ट डेटा पर बेस्ड होगा और इसके लिए इसकी विश्वसनीयता अधिक होगी। इसका जो इम्प्लीकेशन है लार्जली, वो इम्प्लीकेशन पॉलिटिकल है। मेरा शुरू से मानना है कि ये इस सर्वे के पीछे पॉलिटिकल इंटेंशन है, इसको स्वीकारना चाहिए, फिलहाल वोट में नहीं रहना चाहिए। हमने इसको हमेशा मंडल पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा है। यह नहीं करता कि मंडल पॉलिटिक्स गलत है या सही है, एक अलग प्रश्न है, लेकिन यह मंडल पॉलिटिक्स को रिवाइव करने में सहायक होगा। तो लोग पिछड़े हैं या अति पिछड़े हैं, उनकी जो मांग रही है कि हमारा रिजर्वेशन का कोटा बढ़ना चाहिए, हमारे साथ न्याय होना चाहिए, और उनका जो सामाजिक आंदोलन का आधार रहा है, उस आधार को और पुख्ता करेगा ये सर्वे, और ये सोशल एम्पावरमेंट के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती प्रदान करेगा। जहां तक सवाल विकास का है, विकास की एक अवधारणा तो है नहीं, एक जीडीपी बेस्ड विकास की अवधारणा है जिसे आर्थिक विकास कहते हैं। दूसरा मानव विकास है जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है जीडीपी ग्रोथ, और तीसरा है अगर और भी जेंडर बेस्ड आप जोड़ते तो हो जाए। आपको याद होगा, मैंने स्वयं पर्सनल व्यक्तिगत रूप से माननीय लालू प्रसाद यादव जी को उनके मुख्यमंत्री काल में, उसके बाद भी, और माननीय नीतीश कुमार को एक बार 2 प्रश्न पूछा है जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, और लालू जी ने तो कहा कि हम इस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। पहला जवाब लैंड रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट की अनुशंसा। आप जानते हैं कि डी बंदोपाध्याय कमीशन बना था और लैंड रिफॉर्म्स का सीधा संबंध दलितों को सामाजिक आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा था, और मुझे आज बड़ी खुशी श्री यादव जी से हम आर्थिक न्याय देंगे, बहुत खुशी हो रही। लेकिन डी बंदोपाध्याय की रिपोर्ट पढ़िए, उसमें आंकड़े हैं, आंकड़ों पर बेस्ड वो रिपोर्ट है, और अगर लैंड रिफॉर्म जो है उसको लागू किया जाता दलितों अति पिछड़ों को सबसे अधिक लाभ होता, लेकिन इसकी रिपोर्ट पर बहस नहीं। दूसरे रिपोर्ट की चर्चा करता हूँ, जो लोहियावादी समाजवादी है वर्षों से मांग करते रहे समग्र शिक्षा की। माननीय नीतीश कुमार ने कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग बनाया था मुस्लिम जो, जिससे मेंबर सेक्रेटरी थे मनोहर झा जो यहाँ के एजुकेशन कमिश्नर थे और अनिल सतपाल जैसे लेफ्टिस्ट थे। उस रिपोर्ट पर बहस नहीं हुई, इसको लागू नहीं किया गया। इसका भी सीधा संबंध दलितों के एजुकेशन से है। जरूर है कि आज का सर्वे एजुकेशन प्रोफाइल नहीं दिखा रहा, लेकिन आप जानते हैं कि एजुकेशन और चेंज का सीधा संबंध एम्प्लॉयमेंट से है, इनकम से है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं है, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस के। ऐसा लग रहा है जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक शक की बू आ रही है कि आगे क्या होना है। ठीक है, जो भी है बेहतर है, जो भी है बेहतर है। और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, अगर विकास की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम सबको बढ़ाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जिन पुरानी 2 बातों का जिक्र किया उससे यहां पर थोड़ा सा शक यहां पर जाता है कि होना क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप बहस बिहार की देख रहे थे, और लेकिन जब आर्थिक वाली बात आ जाएगी तो यह पता लगा पाना बहुत आसान हो जाएगा कि होना क्या है। बिहार में जातियों की गिनती तो हो गई, उनका प्रतिशत तो आ गया, लेकिन
लेकिन उनका विकास होगा क्या? क्योंकि जिस बात की चर्चा नवल किशोर कर रहे थे, अपने अर्थशास्त्र के पन्नों को पलटते हुए उन्हें कहीं ना कहीं अभी भी संदेह है कि कुछ होना जाना नहीं है। पॉलिटिकल फायदा जरूर इसमें हो जाएगा पार्टियों को। बहुत बहुत शुक्रिया।